गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीए के स्टडी मटेरियल से चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स में सी इंटर के लिए रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। उसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे कि कौन कौन से इनकम इंडिया में अराइज मानी जाएंगी, इंडिया में अर्न मानी जाएंगी, और फिर आपको अगर वो इंडिया में अर्न की हैं, आपने इंडिया में कमाई है, तो आपको भारत में टैक्स देना होगा। पेज नंबर 23 पे हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। हेडिंग से पता चल रहा है आपने इंडिया में किसी प्रॉपर्टी या किसी भी असेट से, किसी भी सोर्स से आपने पैसा प्राप्त किया है, कोई इनकम कमाई है, तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। एनी इनकम, कोई भी इनकम विच अराइज मतलब जो एक्रू हुई है, कमाई है, फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, किसी भी संपत्ति से, चाहे वो मूवेबल नेचर की हो। मूवेबल नेचर की प्रॉपर्टी आप समझते हैं फर्नीचर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जिन्हें ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसे ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया जा सकता, ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। टेंजिबल असेट आप समझते हैं, 11th से पढ़ रहे हैं, ऐसी असेट जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो टेंजिबल असेट्स होती हैं, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा। एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, ऐसी इंटेंजिबल असेट्स मतलब ऐसी असेट जिन्हें आप देख नहीं सकते पर उनसे आप कोई मॉनेटरी बेनिफिट उठाते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उठाते हैं, वो आपके लिए असेट होती हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस एटसेट्रा। वुड बी डीम, अगर ये आपकी भारत में इनमें से कोई भी असेट है और आप उससे कोई इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, वुड बी डीम, उसे समझा जाएगा टू एक्रू और अराइज इन इंडिया कि आपने भारत से इनकम कमाई है। फॉर एग्जाम्पल हायर चार्जेस, यानी आप किराए पर दे रहे हैं, और रेंट पेड आउटसाइड इंडिया फॉर द यूज़ ऑफ मशीनरी। ठीक है, भले रेंट आप बाहर दे रहे हैं इंडिया से, पर जो मशीन है, यूज़ ऑफ मशीन और बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया है। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज आप अमेरिका में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपकी मुंबई में कोई प्रॉपर्टी है, आपने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, लेट आउट मतलब किराए पर दिया, और आपको हर महीने किराया मिलता है 2 लाख रुपीज़। तो भले आप इंडिया नहीं आते हैं, आप इंडिया में कई साल तक नहीं आए हैं, पर आपने प्रॉपर्टी इंडिया में परचेज़ कर रखी, कमा भारत से रहे हैं, तो ये इनकम इंडिया में डीम टू अराइज मानी जाएगी। भले पेमेंट बाहर हो रहा है या इंडिया में हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इस 2 लाख रुपए पे इंडिया में टैक्स देना होगा। अगर ये कोई प्रॉपर्टी है या कोई मशीन, मान लें आप इसको, कोई मशीनरी है, आपने कोई मशीन भारत में किराए पर दी है, उस मशीन से कोई किराया मिल रहा है, तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। डिपॉजिट, आपने पैसे जमा कराए विद एन इंडियन कंपनी, किसी इंडियन कंपनी के साथ, फॉर विच इंटरेस्ट इज रिसीव आउटसाइड इंडिया, और भले ब्याज आपको इंडिया से बाहर मिल रहा हो, तो इससे क्या मतलब, इंडियन कंपनी है, वो कमा भारत से रहे हैं, तो भले पैसा इंडिया से बाहर रिसीव हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, माना जाएगा वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया है, और आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। मिस्टर एक्स रेजिडेंट है, न्यूयॉर्क में रहते हैं आप, यूएसए में, ठीक है, हैज़ अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, आपकी भारत में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग है, विच हैज़ बीन गिवन ऑन रेंट बाय हिम, जो कि आपने किराए पर दे रखी है। रेंट रिसीवेबल और रिसीव बाय मिस्टर एक्स वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया, तो जो आपको किराया मिल रहा है मिस्टर एक्स को, भले वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में मिल रहा है किराया, वुड बी टैक्सेबल, वो भारत में टैक्सेबल होगा। वेदर सच रेंट इज रिसीव बाय हिम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एज द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो भारत में सिचुएटेड है। तो बहुत इजी सा पैरा था ये, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी इनकम आप भारत से कमाते हैं किसी भी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। भले जो आपको इनकम रिसीव हो रही है वो इंडिया से बाहर हो रही हो, इंडिया में हो रही हो तो अच्छी बात है, इंडिया से बाहर हो रही होगी तो भी उस पर आपको इंडिया में टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट, इनकम थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। ट्रांसफ़र मतलब बेचना, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे आपका मकान है इंडिया में, आप उसे किसी को बेच रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल असेट में टेंजिबल भी आ जाएंगे, इंटेंजिबल भी आ जाएगी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट भी हो सकता है इंटेंजिबल असेट, और कोई टेंजिबल असेट फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग भी हो सकती है। तो कोई भी कैपिटल असेट जिन्हें आप अकाउंट में फिक्स असेट बोलते हैं, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बेचने पर जो पैसा मिल रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड थी, भारत में सिचुएटेड है।
कैपिटल गेन, कोई कैपिटल गेन होता है, अकाउंट से अपन कैपिटल प्रॉफिट्स बोलते हैं, टैक्स में उससे कैपिटल गेन बोला जाता है। अराइज होता है थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, किसी कैपिटल असेट को बेचने पे, फिक्स असेट को बेचने पे, सिचुएटेड इन इंडिया, जो कि भारत में सिचुएटेड है, वुड बी डीम, उसे समझा जाएगा टू एक्रू और अराइज, कि वो आपने कमाया है इन इंडिया, भारत में, इन ऑल केसेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये जो पॉइंट्स आप पढ़ने जा रहे हैं नीचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इनकम इंडिया में ही डीम टू बी अराइज मानी जाएगी। वेदर, पहला पॉइंट, द कैपिटल असेट इज मूवेबल भी हो सकती है, जैसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, फर्नीचर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। इमूवेबल भी हो सकती है प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग। टेंजिबल भी हो सकती है, जिसे देखा जा सकता है, और इंटेंजिबल भी हो सकती है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसमिट सेक्टर इज इन इंडिया और आउटसाइड, इससे कोई मतलब नहीं कि एग्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है। एग्रीमेंट होता है जब आप प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफर करते हैं तो आपको एग्रीमेंट कराना होता है, उस एग्रीमेंट की रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री तो आप समझते हैं, जब आप प्रॉपर्टी एक के नाम से दूसरे के नाम ट्रांसफर करते हैं तो एक लीगली डॉक्यूमेंट पे उसकी रजिस्ट्री कराई जाती है, ताकि टाइटल लीगली तौर पर ट्रांसफर हो सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन आपने इंडिया में कराया, इंडिया से बाहर कराया, क्योंकि प्रॉपर्टी तो इंडिया में सिचुएटेड है, तो टैक्स तो आपको इंडिया में देना होगा जो बेचने पे आपको प्रॉफिट हुआ। द प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, पैसा कहाँ मिला, फॉर द ट्रांसफर इज विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पैसा इंडिया में मिला या इंडिया से बाहर मिला। ये पहले लिखाया था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मतलब इन तीनों चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, कोई सी भी हो सकती है। रजिस्ट्री कहीं भी हो सकती है, एग्रीमेंट कहीं भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया से बाहर भी हो सकता है। और पैसा जो मिल रहा है, कंसिडरेशन जो आपको रिसीव हो रहा है, वो इंडिया में भी रिसीव हो सकता है, इंडिया से बाहर भी रिसीव हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं समझने के लिए। देखें, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर जैन इफ ही इज़ अ रेजिडेंट, एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। आपको बताना है मिस्टर जैन को इन इनकम पे टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा, अगर वो रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन SBI बैंक इंदौर ब्रांच। तो SBI बैंक इंडिया में है, आपने इंडिया में फिक्स डिपॉजिट कराया है, FD, उस पर ब्याज मिल रहा है। तो अब जब इंडिया से आप कमा रहे हैं तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इंडिया से कमाते हैं किसी भी सोर्स से, तो चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आपको भारत में ही टैक्स देना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी, असेट और सोर्स ऑफ इनकम इज़ इन इंडिया है। इनकम इज़ डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, भारत में कमाई मानी जाएगी। नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। अब नाम से पता चल गया दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी है आपकी। रिसीव इन ऑस्ट्रेलिया, किराया ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी तो भारत में सिचुएटेड है। एंड रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड इन ऑस्ट्रेलिया, और रेंट एग्रीमेंट भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी तो इंडिया में है, तो आपने पढ़ा था कि किसी प्रॉपर्टी से आप इंडिया में कमाते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, आपको भारत पे उस पर टैक्स देना होगा। तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी और वो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंडिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड ऑफ सिचुएटेड इन श्रीलंका, ज़मीन श्रीलंका में है, रिसीव इन श्रीलंका, तो इंडिया में टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया से बाहर है वो ज़मीन, ठीक है। श्रीलंका दूसरी कंट्री है और रिसीव भी वहीं हो रहा है, पैसा इंडिया से आप नहीं कमा रहे हैं, तो ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो बच जाएगा, नॉन रेजिडेंट बच जाएगा। पर जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो आप पढ़ ही चुके हैं कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है पूरे वर्ल्ड की इनकम पर अपने ही देश में टैक्स देता है, तो इंडिया में ये टैक्सेबल होगी केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। नॉन ऑर्डिनरी बच जाएगा, क्योंकि कमाया भी इंडिया से बाहर है और मिला भी इंडिया से बाहर है, और नॉन रेजिडेंट तो बचेगा ही, क्योंकि उसने इंडिया से नहीं कमाया है। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। Determine whether the following is taxable in the hand of Roshan if he is a resident, an ordinary resident and non-ordinary resident और non-resident। आपको बताना है कि रोशन के लिए टैक्सेबल है इनकम या नॉन टैक्सेबल है, मतलब उसके लिए टैक्सेबल है इन तीनों केसेस में या नहीं।
पहला, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आपने पढ़ा था ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बेच रहे हैं कोई कैपिटल असेट, सिचुएटेड इन मुंबई, मुंबई में था मकान, वेयर द कंस्ट्रक्शन इज रिसीव इन डेनमार्क, डेनमार्क में दूसरी कंट्री में पैसा आपको रिसीव होता है, और सेल डीड यानी जो एग्रीमेंट बनता है बेचने का वो भी डेनमार्क में बनता है। तो इससे मतलब नहीं है, अभी आपने पढ़ा था कि अगर कोई कैपिटल असेट है और आप उसे ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि कैपिटल असेट है वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो चाहे एग्रीमेंट इंडिया में हुआ हो, चाहे इंडिया से बाहर हुआ हो, चाहे रजिस्ट्री इंडिया में हुई हो, चाहे इंडिया से बाहर हुई हो, चाहे पैसा इंडिया में मिला हो, इंडिया से बाहर मिला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रॉपर्टी तो इंडिया में ही सिचुएटेड थी, तो तीनों के लिए पैसा टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर ऑफ रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस एक इंडियन कंपनी है, इसके शेयर आप बेच रहे हैं टू अ नॉन रेजिडेंट, किसी नॉन रेजिडेंट को, वेयर कंसिडरेशन रिसीव इन द बैंक अकाउंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और पैसा कहाँ मिल रहा है, साउथ अफ्रीका में मिल रहा है। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है, आप भारत में किसी सोर्स से कमा रहे हैं, भारत में तो रिलायंस इंडियन कंपनी है, तो भारत में किसी सोर्स से आप कमा रहे हैं, तो भले ही आपने प्रॉपर्टी इंडिया में ट्रांसफ़र की हो, इंडिया से बाहर ट्रांसफ़र की हो, एग्रीमेंट इंडिया में हुआ हो या इंडिया से बाहर हुआ हो, पैसा इंडिया में मिला हो या इंडिया से बाहर मिला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तीनों को इंडिया में टैक्स देना होगा, क्योंकि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंडियन कंपनी है, मतलब इंडिया है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डायमंड ज्वेलरी इन मलेशिया, ठीक है, ज्वेलरी बेची मलेशिया में टू अ मलेशियन सिटीजन विच वॉज परचेज बाय रोशन वाइल इन दिल्ली, है कोई रोशन नाम का आदमी है जिसने मलेशिया में ज्वेलरी बेची है किसी मलेशियन पर्सन को, जो ये परचेज़ की थी रोशन ने ज्वेलरी दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली से खरीद के ले गया था वो, ठीक है, एंड लेटर ऑन टेकन टू मलेशिया, बाद में वो ज्वेलरी मलेशिया ले गया, इनकम इज रिसीव मलेशिया, भारत इनकम मलेशिया में मिली, तो ठीक है, तो यहाँ सोर्स ऑफ इनकम इंडिया नहीं माना जाएगा ना, शॉपिंग करने तो आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं इंडिया में, आप देखते हैं वो इंडिया से शॉपिंग करते हैं चीज़ों की और फिर वो चले जाते हैं अपनी कंट्री, वहाँ पे वो किसी को बेचते हैं, तो ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई हाँ टैक्स दो क्योंकि आप इंडिया का सामान बेच रहे, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में नहीं है, वो इंडिया से ज्वेलरी भले वो खरीद के इंडिया में लेके गया था रोशन, पर अब वो ज्वेलरी जब मलेशिया चला गया, मलेशिया में रहता है, वहाँ के किसी आदमी को बेच रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं टैक्स देगा इंडिया में, ठीक है। हाँ, और अगर वो रेजिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो आप पढ़ चुके हैं बार बार, पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में ही टैक्स देता है, पर जो नॉन ऑर्डिनरी है और जो नॉन रेजिडेंट है ये इंडिया में टैक्स नहीं देंगे, बिकॉज इनकम एक्रू और अराइज एंड इज रिसीव आउटसाइड इंडिया, कमाई भी इंडिया से बाहर है, पैसा भी इंडिया से बाहर मिला है, ज्वेलरी इज सिचुएटेड मलेशिया, की ज्वेलरी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो मलेशिया में है, बट ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हाँ, अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे आपको भारत में ही टैक्स देना होता है। आई होप ये समझ में आगे होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे 24 पेज पे नेक्स्ट टॉपिक, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न इन इंडिया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड। हेडिंग से पता चल रहा है आपने सैलरी से कोई इनकम कमाई है भारत में, तो भारत से कमाई है तो भारत में टैक्स देना होगा, भले वो इंडिया में मिल रहा है वेतन या इंडिया से बाहर मिल रहा है। इनकम कोई भी आय विच फॉल अंडर हेड सैलरी, जो कि सैलरी में आती है, वेतन माना जाता है। इस सैलरी में कब आती है कोई इनकम, जब मालिक नौकर का संबंध हो। जब आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ जो मालिक जो नौकर का संबंध क्रिएट होता है, आप किसी के अंडर में जॉब करते हैं तो वहाँ पे जो आपको पैसा मिलता है वो सैलरी हेड में आता है। इस डीम टू एक्रू और अराइज इंडिया, माना जाएगा वो जो इनकम है सैलरी के नाम से जो आपको मिल रही है भारत में कमाई गई मानी समझी जाएगी। इफ़ इट इज़ अर्न इन इंडिया, अगर आपने उसे भारत से कमाया है। सैलरी पेबल फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, जब भी आपको सैलरी दी जा रही है, सर्विस रेंडर जो भी आपने काम किया है इन इंडिया भारत में किया है, वुड बी ट्रीटेड, उसे समझा जाएगा एज अर्न इन इंडिया कि आपने भारत में कमाया है वो वेतन। फर्दर एनी इनकम अंडर द हेड सैलरी पेबल फॉर रेस्ट पीरियड, हाँ इसे पहले समझ लें फिर इस पैरा को हम पढ़ लेंगे। जैसे मिस्टर ए एक्स लिमिटेड कंपनी ज्वाइन कर रहा है जॉब, ये बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा वर्कर है ये, तो कंपनी ने इसे ज्वाइन करने से पहले ही 2 महीने की सैलरी दे दी। वैसे ज्वाइन करने के बाद मिलती है ना सैलरी, पर ज्वाइन करने से पहले ही दे दी क्योंकि इसे अट्रैक्ट करना चाहती है कंपनी, हायर करना चाहती है अपनी कंपनी में, तो इसे पहले ही 2 महीने का सैलरी दे दी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है ये एम्प्लॉय तो था ही नहीं इस कंपनी का, ये एम्प्लॉय बना ही नहीं था इस कंपनी का, तो ये जो पहले पीरियड में प्रेसिडिंग पीरियड की में जो मिला अमाउंट, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा। मान लीजिए यूएसए में रहता है सपोज, अभी तो इंडिया नहीं आया है ज्वाइन करने जॉब, पर 2 महीने बाद आएगा, पर 2 महीने पहले ही इसको पैसा दे दिया गया। तो अब ये क्या बोल रहा है टैक्स वालों से कि मैं तो 2 महीने बाद जॉब ज्वाइन करूँगा,
तो मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा। नहीं, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि आपको जो मिल रहा है सैलरी का पैसा, इस कंपनी को आप ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए इस कंपनी ने आपको पैसा पहले दे दिया। तो जो प्रेसिडिंग पीरियड में भी पैसा मिला ज्वाइन करने से पहले, वो भी आपके लिए टैक्सेबल होगा, कमा तो आप भारत से ही रहे हैं। दूसरी सिचुएशन, मिस्टर ए जो है रिटायर्ड हो गया, 10 साल इसने काम किया इस कंपनी में, अभी रिटायर्ड हो गया। रिटायरमेंट के बाद इसे पेंशन मिलेगी। मान लो प्रोविज़न था कि हर जब आप 10 साल काम कर लेंगे कम से कम, तो ये कंपनी आपको हर महीने घर बैठे 20,000 रुपये पेंशन देगी। पेंशन ही मिलती है जब आप जॉब छोड़ते हैं, या कोई अमाउंट देगी, सैलरी के नाम से देगी, कमीशन के नाम से देगी, बोनस के नाम से देगी, चिंकी पिंकी बबली किसी भी नाम से देगी, व्हाटएवर, आफ्टर जॉब छोड़ने के बाद। तो अब मिस्टर ए जॉब छोड़ दिया, अभी अमेरिका चले गए, अपने घर सेटल, ये वहीं के थे, वहीं चले गए 10 साल बाद। अब ये कह रहे हैं मैं तो नहीं दूंगा इंडिया में टैक्स। क्यों नहीं दोगे? ये कह रहे हैं कि मैं तो अमेरिका में रहता हूँ। तो इससे क्या फ़र्क हुआ? आपको सैलरी तो इंडिया में काम करने की वजह से मिल रही ना, इंडियन एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है, तो भले ही चाहे जॉब से पहले दे रहा हो चाहे जॉब से बाद में दे रहा हो, आपको पेमेंट, आपको टैक्स तो भारत में ही देना होगा, क्योंकि आप भारत से कमा रहे हैं। अब आपको ये पहला समझ में आ जाएगा। फर्दर, यानी ये बात और ध्यान में देने की है, एनी इनकम, कोई भी इनकम अंडर द हेड सैलरी, अगर वो सैलरी में आती है, पेबल दी जा रही है फॉर रेस्ट पीरियड, रेस्ट पीरियड मतलब जब आप जॉब छोड़ के चले गए, और लीव पीरियड, छुट्टी के दिन, जैसे कई बार होता है कि पेड लीव्स होती हैं। पेड लीव्स आप समझते हैं, हर एम्प्लॉय को जॉब में रहते हुए कुछ लीव लेने का राइट होता है, तो कुछ लीव्स पेड लीव होती हैं, यानी आप छुट्टी भी करेंगे तो उस दिन की तनख्वाह आपको मिलती है, पेड लीव्स बोलते हैं। तो वो भी आपको सैलरी की वजह से मिल रही है, विच इज़ प्रेसिडेड, या तो पहले मिल चुकी है, एंड सक्सीडेड, बाद में मिलेगी, बाय सर्विसेज रेंडर इंडिया, भारत में आपने सेवा दी थी इसकी वजह से, पहले भी मिल सकता है पैसा, बाद में भी मिल सकता है, एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। और वो क्यों मिल रहा है पैसा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था, आपको जॉब ज्वाइन करने से पहले कंपनी ने बोला था कि हम आपको 2 महीने की सैलरी पहले दे देंगे या पेंशन देंगे, तो आपका जो पेमेंट मिल रहा है वो एज पर द पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, जॉब ज्वाइन की थी, उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है। शैल बी रिगार्डेड, उसे समझा जाएगा, एज इनकम माना जाएगा, अर्न इन इंडिया, कि आपने भारत में कमाया था। यानी सिंपल सी बात है, पैरा ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करते हैं, आप नौकर बनते हैं कहीं पे, क्योंकि सैलरी हेड तभी लगेगा जब मालिक और नौकर का संबंध होगा, सर्वेंट और मास्टर का संबंध होगा। तो आपको चाहे जॉब ज्वाइन करने से पहले पैसा मिल रहा है या जॉब ज्वाइन करने के बाद पैसा मिल रहा है, अगर वो एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको कोई अमाउंट दिया जा रहा है तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। देखिए, आपको इंडियन गवर्नमेंट कई बार इंडिया से बाहर भेजती है सर्विस करने के लिए, तो गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है, क्या वो इंडिया से बाहर जो हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें सैलरी दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो क्या भारत के बाहर टैक्स देना होगा या इंडिया में टैक्स देना होगा? आपने एक जॉब सुनी होगी, इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS, UPSC का जो एग्ज़ाम देते हैं IAS का, उसी में होता है ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज का एग्ज़ाम। अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग की जाती है वो इंडिया से बाहर की जाएगी। नाम से पता चल रहा है इंडियन फॉरेन सर्विस है, ठीक है, भारतीय विदेश सेवा। आपकी जॉब एम्बेसी में लगती है, एम्बेसी तो समझते हैं दूतावास, जैसे अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली में है, ऐसे हम इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में भी है, USA में, राइट। हर एम्बेसी मतलब दूसरे देश में आपका एक ऑफिस होता है जो उस देश में आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, वो दूतावास बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं दूतावास, एम्बेसी। तो जो दिल्ली में है अमेरिकन एम्बेसी है, ऐसे हमारे अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है। एम्बेसी का काम क्या होता है कि दोनों देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशंस को बनाए रखना। दूतावास का काम होता है दोनों देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना, और उस देश में जो आपके देश के नागरिक रह रहे हैं, सिटीजन रह रहे हैं, जो अमेरिका में इंडियन सिटीजन रह रहे हैं, उनके फेवर में काम करना, ये देखना कि उनके साथ कोई टॉर्चर नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ये एम्बेसी का काम होता है। वीज़ा जारी करना, अगर आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो आपको अगर US जाना है तो फॉरेन एम्बेसी में जाना होगा, US एम्बेसी में जाना होगा, आपको बताना होगा क्यों जा रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए जा रहे हैं, वो आपको वेरीफाई करेंगे, तब वीज़ा देंगे। वीज़ा एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इतने टाइम पीरियड तक आप उस कंट्री में जा सकते हैं। और नेपाल भारत के बीच तो आपको पता ही होगा, नेपाल अगर घूमने जाना है तो नेपाल जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे नेपाल जा सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ में आपको जाना है तो आपको वीज़ा देना होता है। वीज़ा मतलब परमिशन लेनी होती है, कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए आप वहाँ जाना चाह रहे हैं और क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या मोटिव है, आपका एजुकेशन है, आप घूमने टूरिस्ट पर्पज़ से जा रहे हैं, एक्सेट्रा।
तो आपने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली, सपोज आप पास हो गए, आपका इंटरव्यू हुआ, बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये, इंडियन फॉरेन सर्विस आपने ज्वाइन की, आपकी पोस्टिंग यूएसए की जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ की एम्बेसी में आपको अपॉइंट किया जाता है। तो सैलरी अमेरिकन गवर्नमेंट देगी? नहीं सर, अमेरिकन गवर्नमेंट क्यों देगी, इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है ना हमें, तो सैलरी तो इंडियन गवर्नमेंट देगी, राइट। अब क्वेश्चन उठता है काम आप इंडिया से बाहर कर रहे हैं, पूरे साल इंडिया से बाहर रहे, तो इंडिया में तो आप नॉन रेजिडेंट ही बनेंगे, 182 डेज वाली कंडीशन तो पूरी होगी नहीं ना, क्योंकि आपकी जॉब ही इंडिया से बाहर है, आपकी पोस्टिंग ही अमेरिकन एम्बेसी में की गई है, तो आप नॉन रेजिडेंट बनेंगे, जो 182 डेज वाली कंडीशन है वो पूरी हो ही नहीं पाएगी। तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो इंडिया से बाहर मिल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है क्या ये इंडिया में टैक्सेबल होगी? बिल्कुल होगी। टैक्स वालों ने बोला कि वो देने वाला कौन है, इंडियन गवर्नमेंट है ना, आपको भारत सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट ही दे रही है पेमेंट, आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, तो कमा तो भारत से रही है, तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो आपके लिए इंडिया में टैक्सेबल होगी, राइट। पर हाँ, एक स्पेशल बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर काम करते हैं तो सैलरी के अलावा जो आपको परक्यूजिट्स दिए जाते हैं, परक्यूजिट्स और अलाउंसेस दिए जाते हैं। परक्यूजिट बताया था कई बार नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब आपको रहने के लिए घर दे दिया, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, आपके घर सर्वेंट रखवा दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या फैसिलिटीज़ को टैक्स में क्या बोलते हैं, परक्यूजिट्स बोलते हैं। परक्यूजिट मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी ये चीज़ें कैश में नहीं मिलेंगी पर आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अलाउंसेस मतलब जो कैश में दिए जाएंगे, बेसिक सैलरी के अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे खाने के लिए पैसे दे दिए तो टिफ़िन अलाउंस हो गया, आने जाने के लिए आपको गाड़ी, आने जाने के लिए पैसे दे रहा ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए, तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, राइट। आपको रहने के लिए घर, आप रहते हैं किराया देते हैं तो आपको किराया पे करने के लिए HRA दे दिया, हाउस रेंट अलाउंस। तो अलाउंसेस कैश में दिए जाते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, बेसिक सैलरी के अलावा आपको दिए जाते हैं ताकि आप अपनी ऑफिस की और पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकें, मीट आउट मतलब फुलफिल कर सकें। पर जो परक्यूजिट्स होती हैं, ये फैसिलिटी होती है नॉन मॉनेटरी फॉर्म में दिए जाते हैं, इनको कैश में नहीं दिया जाता है, जैसे रहने को घर दे दिया, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, एटसेट्रा। तो अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंडिया से बाहर काम करते हैं तो जो परक्यूजिट्स आपको मिलते हैं, जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। एग्जेम्प्ट मतलब कर मुक्त होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं, आपको नहीं देना है कोई भी टैक्स। केवल इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर काम करते हैं तो जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, परक्यूजिट्स मिलते हैं, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होते हैं। पढ़ लेते हैं अब इसको हम, देखें। इनकम फ्रॉम सैलरीज विच इज पेबल बाय गवर्नमेंट, सैलरी कौन पे कर रही है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। किसे दे रही है? टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए भारत के नागरिक होना जरूरी है इसमें, सिटीजन ऑफ इंडिया को दे रही है फॉर सर्विसेज, कोई सर्विस के बदले रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, आप इंडिया से बाहर सर्विस दे रहे हैं, वुड बी डीम टू एक्रोराइज इंडिया, माना जाएगा वो सैलरी आपने इंडिया में ही कमाई है। वैसे कमाई तो इंडिया से बाहर है, काम तो आप इंडिया से बाहर कर रहे हैं, पर सैलरी आपको इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो माना जाएगा वो इनकम आपने भारत में कमाई है। द फॉलोइंग कंडीशन हैव टू बी सेटिस्फाइड टू ट्रीट सच इनकम एज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इन शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है, तभी वो इनकम इंडिया में अर्न मानी जाएगी। इनकम शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, वो सैलरी हेड में आना चाहिए, यानी मालिक नौकर का संबंध होना चाहिए। आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की हो से भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की, और उसके बिहाफ पे आप इंडिया से बाहर सर्विस दे रहे हैं। द पेयर शुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार आपको पेमेंट कर रही है। द रिसिपिएंट शुड बी एन इंडियन सिटीजन, देखिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप फॉरेन सिटीजन होंगे तो रूल नहीं लगेगा। वेदर रेजिडेंट, आप रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया में आएंगे नहीं, प्रीवियस ईयर में 182 डेज वाली कंडीशन जो आपने पढ़ी थी, अगर पूरे साल इंडिया से बाहर ही रहेंगे तो ये वाली कंडीशन तो पूरी होगी नहीं, तो आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे इन इंडिया। द सर्विसेज शुड बी रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, और जो आपने काम किया है वो इंडिया से बाहर किया है। हाउएवर अलाउंसेज एंड परक्यूजिट्स पेड, जो भी अलाउंसेज बताया था बेसिक सैलरी के अलावा आपको पर्सनल या ऑफिस एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, ये कैश में दिए जाते हैं, मॉनेटरी फॉर्म में दिया जाता है, उन्हें अलाउंसेस बोलते हैं। एंड परक्यूजिट फैसिलिटी होती है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो कैश में नहीं दिए जाते, से रहने को मकान दे दिया फ्री में एक्सेट्रा। पेड दिए जाते हैं, अलाउड किए जाते हैं आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन को दे रही है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट, ये कर मुक्त होते हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं लगता। बाय विर्चू, विर्चू मतलब इस वजह से,
ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। सेक्शन 10 जो है वो एग्जेम्प्टेड इनकम पे है, आप पढ़ेंगे आगे। सेक्शन 10 में उन इनकम्स के नाम हैं जिन जो टैक्स में माफ़ होती हैं, उन पे टैक्स नहीं लिया जाता। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 की वजह से, बाय वर्च्यू मत होता है, बाय रीज़न ऑफ, इस सेक्शन की वजह से जो अलाउंसेस सेक्शन में लिखा हुआ है कि कोई अलाउंसेस और परक्यूजिट आपको मिलते हैं भारत सरकार के बिहाफ पर इंडिया से बाहर काम करने के लिए, उन अलाउंसेस परक्यूजिट पे कोई टैक्स नहीं लगता है। Exemption under section 10 subsection 7 would be available to an assessee irrespective of regime under which he pay tax। मतलब ये आपको एग्जेम्पशन मिलेगी चाहे आप किसी भी रेजिम मतलब जो टैक्स के दो अभी आप पढ़ेंगे, दो तरीके। एक तो न्यू टैक्स रेजिम है, आप एक नए तरीके से टैक्स दे सकते हैं जो कम रेट से टैक्स लिया जाएगा। जब मैं आपको टैक्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा तब आप पढ़ेंगे। एक होता है रेगुलर टैक्स रेजिम, जिसमें थोड़ी ज़्यादा रेट होती हैं टैक्स की, पर इसमें कुछ आपको डिडक्शंस मिलती हैं। और एक नया न्यू टैक्स रेजिम है। न्यू टैक्स रेजिम मतलब एक नई टैक्स की रेट्स आई हैं जिसमें कम रेट से टैक्स देना होता है, पर बहुत सारी एग्जेम्पशन डिडक्शन छूटें आपको नहीं मिलती हैं। तो ये लाइन ये कहना चाह रही कि चाहे कोई से भी अडॉप्ट किया हो, चॉइस होती है, आप चाहे तो नए टैक्स रेजिम से टैक्स दे सकते हैं टैक्स वालों को, चाहे रेगुलर टैक्स रेजिम से टैक्स दे सकते हैं। ठीक है, अभी आप समझेंगे ना आगे जाके। यानी टैक्स पे करने के, टैक्स देने के लिए दो तरीके हैं, आप न्यू टैक्स रेजिम अपना सकते हैं या ओल्ड टैक्स रेजिम अपना सकते हैं। दो मेथड है, न्यू टैक्स और एक रेगुलर या ओल्ड टैक्स। न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स की रेट्स कम हैं, बहुत कम रेट से टैक्स देना होता है इसमें, पर ऑल्दो आपको काफ़ी सारी एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलती हैं। रेगुलर में टैक्स की रेट ज़्यादा है और आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन दी जाती हैं। तो एम्प्लॉय ऑब्वियसली कंपेयर करेगा कि किस मेथड में मेरा टैक्स कम आ रहा है और उसी मेथड के अकॉर्डिंग वो टैक्स का पेमेंट करेगा। तो चाहे नए टैक्स की रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स दे रहे हो, चाहे ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स दे रहे हो, आपको ये वाली एग्जेम्पशन तो मिलेगी ही मिलेगी। यानी अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर जाके कोई सर्विस दे रहे हैं और आपको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो परक्यूजिट्स मिल रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट होंगे, वो टैक्स फ्री होंगे। एग्जाम्पल करते हैं। मिस्टर डेविड, एन इंडियन सिटीजन, एज 40 ईयर, 40 साल आपकी एज है, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, आप एक्सटर्नल अफेयर में विदेश मंत्रालय में काम करते हैं। लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 2023 को आप भारत छोड़ते हैं ड्यू टू हिज ट्रांसफ़र टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा। आप कनाडा में हाई कमीशन जो है, दूतावास जो है इंडिया का, वहाँ आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है। He did not visit India any time during the previous year 23-24। 23-24 आपका प्रीवियस ईयर है जो 1 अप्रैल 23 से शुरू होता है और 31 मार्च 24 को एंड होता है। आप पूरे साल इंडिया आए ही नहीं, तो जब आए नहीं तो 182 डेज़ वाली कंडीशन तो पूरी कर ही नहीं पाएंगे, तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे भारत में। He has received the following income for the financial year 23-24 में आपको ये इनकम मिली। देखिए, सैलरी कंप्यूटेड मतलब सारी कैलकुलेशन करके दे रखी है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, नहीं सीधे टैक्सेबल है, ये सीधे आपकी इनकम में जुड़ेगी। क्योंकि अभी आप सैलरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन होती है, कुछ इनकम माफ़ होती है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं कैलकुलेट करने के, टैक्स निकालने, इनकम निकालने के सैलरी के। तो इन्होंने आपको कंप्यूटेड मतलब सब कुछ कैलकुलेट करके दे रखा है, सीधे आपको इनकम में ऐड करना है। ठीक है, तो सैलरी तो आपने पढ़ा था, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंडिया से बाहर सर्विस दे रहे हैं तो जो सैलरी आपको मिल रही है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया मानी जाएगी। फॉरेन अलाउंसेस नॉट इंक्लूडेड फर्स्ट अबव, फॉरेन अलाउंसेस भी मिले फोर लगे, अभी आपने पढ़ा था एग्जेम्प्ट होंगे। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, तो जो अलाउंसेस परक्यूजिट्स मिल रहे हैं आपको वो एग्जेम्प्ट होंगे, तो ये टैक्स फ्री हो जाएंगे, इन पर टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, ये लगेगा टैक्स। आप भले ही नॉन रेजिडेंट हैं, पर अभी आपने पढ़ा था किसी प्रॉपर्टी से आप किसी सोर्स से इनकम कमा रहे हैं भारत में, किसी प्रॉपर्टी से कोई भी सोर्स से इनकम कमाते हैं तो टैक्स तो भारत में देना होगा, भले आप रेजिडेंट हो भले आप नॉन रेजिडेंट हो। तो फिक्स एफडी आपने इंडियन बैंक में कराई है तो आपको जो ब्याज मिल रहा है इंडिया में टैक्सेबल होगा, 1 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, नेपाल में एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं तो ये टैक्स इंडिया में टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, और आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो है ही नहीं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पर इंडिया में टैक्स देना होता, पर आप प्रीवियस ईयर में एक भी दिन भारत नहीं आए तो वो जो 182 डेज़ वाली कंडीशन है, कम से कम 182 डेज़ या उससे ज़्यादा भारत में रहना होगा, वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ये नेपाल में जो इनकम मिली है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि नॉन रेजिडेंट इंडिया में तभी देगा टैक्स जब वो किसी इंडियन सोर्स से कमाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, ये भी नेपाल में हाउस प्रॉपर्टी भारत में नहीं है तो ये इनकम भी नॉन टैक्सेबल होगी, भारत में टैक्स नहीं लगेगा।
कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम निकालिए फॉर द असेसमेंट 24-25। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब पांचों हेड का टोटल, अभी आप पढ़ेंगे हेड्स आगे, पर आपको स्टार्टिंग बताया था इनकम कमाने के बहुत से तरीके हैं, पर टैक्स वालों ने मेजर 5 हेड्स बनाए हैं और उन हेड्स में इनकम निकालने के फॉर्मूले अलग अलग हैं। इससे हेड्स बनाए गए हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर मालिक नौकर का संबंध है तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप मकान किराए पे देते हैं, कोई ज़मीन किराए पे देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस प्रोफेशन करते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर कोई कैपिटल असेट फिक्स असेट बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। और जो इन चारों हेड में नहीं आए वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड के टोटल को क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, GTI। वैसे आप आगे पढ़ेंगे सारे हेड। आंसर पढ़ लेते हैं फटाफट। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, मिस्टर डेविड इज अ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट है फॉर द असेसमेंट 24-25 सिंस ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में आए नहीं एक भी दिन, तो 182 डेज वाली कंडीशन तो पूरी नहीं कर पाएंगे, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। एज पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, अ नॉन रेजिडेंट इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, एक नॉन रेजिडेंट भारत में टैक्स देता है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग इनकम, इन्हीं इनकम्स पे वो भारत में टैक्स देता है। इनकम रिसीव, या तो इनकम रिसीव्ड हुई हो, रिसीव मतलब फर्स्ट रिसीव हुई हो, या डीम टू बी रिसीव माना जा रहा है आपने भारत में रिसीव की है, एंड इनकम एक्रू कमाई है, अराइज हुई है, और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है। इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन, इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, जो नेपाल में आपको एग्रीकल्चर इनकम हुई है, खेती बाड़ी से जो पैसा मिला है, एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, जो नेपाल में किराया मिला है हाउस प्रॉपर्टी से, वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ डेबिट, इंडिया में उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अज्यूमिंग दैट, ये मानते हुए, सेम वर रिसीव इन नेपाल, ये इनकम नेपाल में रिसीव हुई थी। क्योंकि आपने पढ़ा था कि किसी भी इनकम की पहली प्राप्ति भारत में हो जाती है, तो भले ही आपने कहीं भी कमाया हो, उससे मतलब नहीं आपको इंडिया में ही टैक्स देना होगा। पर क्वेश्चन साइलेंट है कि नेपाल में मिला पैसा भारत में मिला, तो हम ये अज्यूम करें कि नेपाल में मिला होगा, इसलिए इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हैं। पर अगर किसी इनकम की पहली प्राप्ति भारत में हो जाती है, तो चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज पेबल बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन इन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार पेमेंट कर रही है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक को, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, माना जाएगा अपने भारत से ही कमाई है, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। हैंस सच इनकम इज टैक्सेबल, ये इनकम टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ मिस्टर डेविड के हाथों में, इवन दो ही इज़ अ नॉन रेजिडेंट, भले ही वो नॉन रेजिडेंट है तब भी। हाउएवर, इसके अलावा जो अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, जो कैश में अलाउंसेस मिल रहे हैं और जो परक्यूजर्स मिल रहे हैं, परक्यूजर्स मतलब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, पेड जो कि पे हुए हैं, अलाउड हुए एज सच आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर, बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, क्योंकि आप सर्विसेज इंडिया से बाहर दे रहे हैं, इज एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट होंगे अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। हैंस फॉरेन अलाउंसेज ऑफ ₹4 लाख इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 इन द हैंड ऑफ मिस्टर डेविड। आप पढ़ चुके हैं, इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं भारत सरकार के लिए, तो भारत सरकार जो भी आपको परक्यूजर दे रही है, अलाउंसेज दे रही है, वो एग्जेम्प्ट होंगे, उन पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर डेविड फॉर द असेसमेंट ये 24-25 की दे रखी है। सैलरीज आपको बता दिया, सैलरी तो टैक्सेबल होगी, और इंटरेस्ट जो कमा रहे थे आप FD पे भारत से, वो भी टैक्सेबल होगा, और टोटल आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 6 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम पांचों हेड का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है, पढ़ चुके हैं 5 हेड, अभी आप पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर आएगा इंडिविजुअली। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स हम करते हैं पहले। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ सिद्धार्थ, अ नॉन रेजिडेंट। आपको बताना है सिद्धार्थ जो कि एक नॉन रेजिडेंट है, भारत में रेजिडेंट नहीं है, ये इनकम इनके लिए टैक्सेबल होंगी या नहीं। आप कई बार पढ़ चुके हैं, नॉन रेजिडेंट तभी भारत में टैक्स देगा जब वो भारत से कुछ कमाएगा, अगर आप भारत से कुछ नहीं कमाते हैं तो आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा। सैलरी रिसीव्ड इन US, आपको अमेरिका में मिली है सैलरी फ्रॉम PQR लिमिटेड, PQR कंपनी से, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड
वाइल इन जामनगर, जामनगर गुजरात में है, आपने गुजरात में सर्विस दी है, इंडिया में सर्विस दी है और उसकी वजह से पेमेंट आपको अमेरिका में मिले चाहे इंडिया में मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कई बार पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ रहे हैं कि भारत में किसी सोर्स से आप कमाते हैं, सर्विस तो आप भारत में दे रहे हैं, तो पेमेंट चाहे इंडिया में मिले चाहे इंडिया से बाहर मिले, इससे मतलब नहीं है, ये इंडिया में टैक्सेबल होगी। यस, इट इज़ डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, भारत में कमाई गई समझी जाएगी। ए सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, क्योंकि सर्विस कहाँ दी जा रही है, भारत में दी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी रिसीव इन यूएस, आपको अमेरिका में मिल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी से फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय इन वाशिंगटन डीसी। आप वाशिंगटन डीसी में जॉब कर रहे थे, वहाँ पे आपको सर्विस मिली, तो इंडिया में है ही नहीं, वाशिंगटन तो अमेरिका में है, काम भी अमेरिका में किया, कमाया भी इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है, और आप नॉन रेजिडेंट हैं तो भारत में टैक्स नहीं देंगे। नो सर्विस इज नॉट रेंडर्ड, आपने कोई सर्विस नहीं दी है भारत में, एंड इनकम इज ऑल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया, और इंडिया से बाहर इनकम रिसीव हुई है। सैलरी रिसीव इन जामनगर, आपको जामनगर में सैलरी मिली है, रिसीव मतलब फर्स्ट रिसिप्ट की बात की जा रही है, फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड फॉर सर्विस रेंडर्ड इन यूएस। तो वैसे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए, इस काम कहाँ किया है, अमेरिका में किया है, ठीक है। पर आपने पढ़ा था किसी इनकम की पहली प्राप्ति अगर भारत में हो जाती है, तो चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आपको उस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना होगा। यस, ये टैक्सेबल होगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में रिसीव हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी रिसीव इन टोक्यो, टोक्यो जापान में है, आपको वहीं सैलरी मिली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वर्किंग जापान, आप भारत सरकार के बिहाफ पे वहाँ काम कर रहे हैं, तो सैलरी तो टैक्सेबल होगी। हाँ, अलाउंसेस परक्विजिट्स माफ़ होते हैं एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। सिद्धांत इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा था अगर भारत सरकार के बिहाफ पर आप इंडिया से बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो जो इंडियन गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है वो इंडिया में ही टैक्सेबल मानी जाएगी। यस, एज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, से भारत में ही कमाया गया समझा जाएगा। हाउएवर अलाउंसेस जो मिलते हैं और जो मॉनेटरी बेनिफिट्स और जो परक्यूजिट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं पेड और अलाउड आउटसाइड इंडिया विल बी एग्जाम्ड, ये माफ़ होंगे अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7। नेक्स्ट, सैलरी रिसीव इन टोक्यो, वही टोक्यो में सैलरी मिली है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉर वर्किंग जापान। सिद्धांत इस बार नॉट है, जिसमें नोट लिखना भूल गए थे एग्जाम्पल में। सिद्धांत इज नॉट अ सिटीजन ऑफ सॉरी, नोट लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिद्धांत इज अ सिटीजन ऑफ जापान, आप जापान के नागरिक हैं, तो ये रूल लगेगा ही नहीं। आपने पढ़ा था अगर आप भारत सरकार के बिहाफ पर इंडिया से बाहर जाके काम करते हैं और आप इंडियन सिटीज़न हैं, तो भारत सरकार जो आपको सैलरी देती है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। पर आप इंडियन सिटीज़न नहीं हैं, आप जापान के सिटीज़न हैं, जापान के नागरिक हैं, तो ये रूल लगेगा ही नहीं। फिर ये जो सैलरी आपको मिल रही है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। एज नॉट डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, से भारत में अराइज नहीं समझा माना जाएगा, सिंस ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। एंड इनकम इज ऑल्सो नॉट रिसीव इंडिया, और इंडिया इनकम इंडिया में रिसीव नहीं हुई है। ये रूल तभी लगेगा, आपने पढ़ा था सेक्शन 9 वाला जो रूल है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, कि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर जाके कोई सर्विस देते हैं और आपको सैलरी देती है भारत सरकार और आप इंडिया के सिटीजन हैं, तब तो आपको भारत में टैक्स देना होगा, भले ही वो पैसा आपको इंडिया से बाहर मिला। पर अगर आप भारत के सिटीजन ही नहीं हैं और भले आप भारत सरकार के बिहाफ पर इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं पर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो आपको इंडिया में कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।